बस समय की जो बात राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पे मुझे बोलने के लिए समय दिया है। इसमें काफ़ी विषय आ चुके हैं। राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण है, कुछ पक्ष कम रखे गए हैं और कुछ छूट गए हैं, तो उसी के संदर्भ में बोलूँगा। सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। प्रदेश की कानून व्यवस्था, जब हिंदू नववर्ष शुरू हुआ अभी पिछले 1 माह पूर्व, तो अखबार के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से सुनने में आया कि लगभग 9 राज्यों में दंगे हो गए, कई अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, वाहन जला दिए गए, कुछ इस तरीके की चीज़ें रही। तो इसलिए उस कानून व्यवस्था पे मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि हमारे पूरे 75 जिलों में कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कोई मंदिरों पे पथराव हो गए हों या कोई दंगे हो गए हों या अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया हो। इसके लिए जो आपकी कानून व्यवस्था रही वह बड़ी चाक चौबंद रही और बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं निर्दलीय समूह से आता हूं, तो सच को सच कहना ही पसंद करता हूं। तो कुछ बातें आपके पक्ष में जाती हैं, कुछ बातें आपके विरोध में जाती हैं। तो जो आपके विरोध में होती हैं वो बात भी मैं कहता हूं। मैं कहता इसलिए हूं कि आप अपने कार्यों में जो सुधार कर सकते हैं वह सुधार किए जाएं और जो जनता है वह अधिकतम उनका हित हो पाए। हर व्यक्ति इस विधान परिषद में इसलिए आता है कि उसके कार्यों के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका उत्थान हो, उसका विकास हो। इसीलिए लेकिन कानून व्यवस्था में जो अभी हमारे साथी ने कहा कि जब विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन जो स्थानीय एमएलसी के चुनाव थे, आप सभी का स्वागत है, मुझे कोई आपसे मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे कुछ साथियों को नामांकन भी नहीं करने दिया गया। जब आप अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं कि औरों से अलग है, तो उस आधार पर आपको जो हमारे 7 सामान्य साथी थे उन्हें कम से कम नामांकन का मौका तो मिलना चाहिए था, उन्हें भी दंगल में कुश्ती करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए था। वो अलग बात थी, वो हार जाते। खैर, कानून व्यवस्था में अब आपके लिए ये भी विषय है कि बैग चोरी, कुछ हत्या, स्त्री उत्पीड़न के जो अपराध हैं वो कुछ बढ़ गए हैं। ये थोड़ा सा चिंताजनक है, इस पे आप लोगों को ज़्यादा विचार करना चाहिए। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में वित्तीय शिक्षकों के हित के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है, ना कुछ बोला गया है। आपका वित्तीय शिक्षक को ना तो मानदेय मिल रहा। जब कोरोना काल आया तो कई बार अखबारों के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया गया कि आर्थिक सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें फिर भी छोड़ दिया गया है। ये भी पूरे एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसे सही गलत के बारे में बताता है, तो उन्हें भी कुछ आप कंसीडर करें। जो सरकारी विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उन्हें निःशुल्क भोजन भी मिलता है, बैग्स भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, ना फीस देनी होती। वहीं जब सेल्फ फाइनेंस वित्तीय विद्यालयों में वो छात्र पढ़ने जाता है, ना उसे भोजन मिलेगा, ना उसे बुक्स मिलेगी, ना बैग मिलेंगे, ना जूते मिलेंगे। तो भेदभाव जिस आधार पे किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी अभिभाषण में यदि सम्मिलित की जाएँ और उस पर सुधार किया जाए कि भाई छात्र छात्र है, चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वह निजी स्कूल में पढ़े। तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है ये वर्षों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सरकार के ऊपर डाल दी हैं कि वह किस तरह से इन्हें समायोजित करना चाहता है, वह उस तरह से उन्हें समायोजित कर सकता है। लेकिन यदि आप इसमें मानवीय पक्ष और मानवीय संवेदनाएं भी अपने जो अधिकारी निर्णय लाते हैं उसमें आप उन्हें सम्मिलित कर लेंगे, तो जो आप लोगों का जो सपना है, जो अभी जो प्रदेश की जो मतलब राज्य चल रहा है वो राम राज्य से अभी थोड़ा दूर है, लेकिन यदि आप उसमें मानवीय पक्ष और संवेदनाएं मिला लेंगे तो राम राज्य के थोड़ा करीब आ सकता है। इस बारे में आपको खास तौर से विचार करना चाहिए। बस आप भी समापन के करीब आ जाइए। बस महोदय मुझे 2-4 मिनट और दीजिए। ना बस जो पुरानी कर लीजिए, घड़ी से बस 4 मिनट का समय दीजिए। पुरानी जो पेंशन है वह जितने भी कर्मचारी, आपको समय नहीं मिलेगा फिर महोदय, जो पुरानी पेंशन है सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कोर्ट ने भी कहा है कि ये अधिकारियों का हक है, ये भीख नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कई बार बदल जाती हैं। जब वृद्धावस्था आती है तभी आदमी रिटायर्ड होता है, तो वह कभी उसका शरीर साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि उसके पास पैसे भी नहीं होंगे और उसके बच्चे यदि उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो वह खाने के लिए भी खाने के लिए भी उसके पास पैसे उपलब्ध नहीं होंगे। और जो आपकी जो नई पेंशन आई है, स्कीम आई हुई है, उसमें जो वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है और सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, वह
कंपनियों के माध्यम से डिसाइड होगा कि उन्हें कितना मिलेगा। जितना उन्होंने अमाउंट कटवाया है पेंशन के लिए वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी भविष्य पर आधारित है। तो पुरानी पेंशन जब हम लोगों को मिलती है तो जो क्षेत्र की जनता है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो कहते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप लोग देखते होंगे कि भाई जब विधायकों को मिल सकती है, सांसदों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, तो इनकी भी बंद की जाए। तो इस आधार पे हम लोगों को सोचना है कि भाई हमारा नैतिक दायित्व क्या है, जनता के लिए हम कितने जवाबदेह हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो जीएसटी में आप लोगों ने अखबार या न्यूज के द्वारा सुना होगा कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वह रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का एक कारण, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल आज से 2 साल पहले मान लीजिए 1000 रुपए का वायर आ रहा था, उसमें 18% गवर्नमेंट जीएसटी लेती थी, मान लीजिए 180 रुपए। आज वह बढ़ के 2000 हो गया है। तो जो जीएसटी का कलेक्शन है उसमें टैक्स जो है गवर्नमेंट को 360 रुपए मिल रहा है। इसीलिए जीएसटी का जो कलेक्शन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो जो जीएसटी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई है महंगाई की वजह से, तो जीएसटी के जो रेट हैं वो कुछ कम किए जाएं, जिससे आम जनता को भी कुछ राहत मिल पाए। बेरोजगारी पूरे देश का विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका बहुत बड़ा कारण है। इस बारे में कोई नहीं कहता कि जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कहां से आएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन बेरोजगारी बढ़ने के कारण ही हमारे प्रदेश को 15 करोड़ जो जनता है उसे निःशुल्क भोजन देना पड़ रहा है। तो यदि बेरोजगारी कम होगी तो जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। तो इसके लिए खास तौर से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 2017 में सरकार आई थी तो ये कहा गया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन हकीकत में वास्तविकता में ये बहुत दूर है। सड़कें गड्ढा मुक्त हैं और वास्तव में यदि आप आगरा में कई कई जगह पर देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि गड्ढे में सड़क बनी हुई है या सड़क में गड्ढा बना हुआ है। ये वास्तविकता ये है। तो इसमें बहुत सुधार करना पड़ेगा। धन्यवाद। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले जो काम 1 रुपए के भ्रष्टाचार में होता था, आज वह 10 रुपए के भ्रष्टाचार में हो रहा है। और जो अधिकारी हैं वह और ज्यादा निरंकुश हुए हैं। बस आकाश जी अब विराम दे दीजिए। हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने के लिए भी राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कुछ नहीं है। वर्ष 2014 के जो एमपी के इलेक्शन भी हुए थे तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा की एक जनसभा में घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनने के बाद आगरा में एक हाई कोर्ट की बेंच बनेगी। तो हाई कोर्ट की बेंच भी बनेगी तो बहुत बेहतर रहेगा। चिकित्सा में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज भी लोग बाग सरकारी अस्पताल में बस अब बिंदु बोल दीजिए तो आ जाएगा विषय पूरा आपका। जो बिंदु है केवल बिंदु बोल दीजिए, उसकी व्याख्या न करिए तो 1 मिनट और देते हैं। बस मेरा ये आपसे ये कहना है, जो जनता के हित में मानवीय पक्ष और संवेदनाओं को भी आप सम्मिलित करें, जिससे जो आप लोगों का कार्य है वो जनता भी पसंद करे। और अगली बार जब आप लोग जीते तो 400 का रिकॉर्ड भी तोड़ें, लेकिन जनता के पक्ष में आप कुछ करें। धन्यवाद डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। माननीय श्री अश्वनी त्यागी जी। लक्ष्मण आचार्य जी के जो द्वारा राज्यपाल जी का अभिभाषण उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा किया। बड़ी लंबी चर्चा विस्तार से पक्ष और विपक्ष के द्वारा इस अभिभाषण के पक्ष में, और हमारे जो विरोधी दल के नेता और सहयोगी सदस्य उन्होंने बड़े विस्तार से कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के किसानों पर, गरीबों की बड़ी चिंता उन्होंने प्रकट की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि एक लंबे कार्यकाल में जो उनकी गठबंधन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और इनके सहयोग से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चली थी, आज लंबे लंबे भाषण करने वाले लोग मुझे लगता कि घूम करके वही दल के लोग बैठे हैं। जिस गरीब को अपने एजेंडे में रखने की बात करते थे, जिस कानून व्यवस्था की बात करते थे, इस उत्तर प्रदेश की जनता ने इस विधान मंडप के नजदीक हजरतगंज की गलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, डिप्टी एसपी को गाड़ी में घुमा करके पूरे लखनऊ में ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। ये परिदृश्य उत्तर प्रदेश का था। आज इतनी शानदार कानून व्यवस्था, गुंडों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो इनके दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि आज इनके दल के सहयोगी एक दल है, उन्हें राज्यसभा का इन्होंने उम्मीदवार भी बनाया। उनके पिताजी ने एक बार मंच से भाषण दिया था कि उत्तर प्रदेश में जिस गाड़ी पर लगा हो सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा है कोई गुंडा। ये बात उन्होंने मंच से कही थी।
लेकिन जब किसी बदमाश के खिलाफ, किसी भूमाफिया के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है तो ये ना तो किसी गरीब की आवाज उठाते, ना किसी मजदूर की आवाज उठाते, ना किसी किसान की उठाते, ना महिलाओं की उठाते, ये उन गुंडों की, उन माफियाओं के बारे में परेशान होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से अभिभाषण पर कि शानदार कानून व्यवस्था माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और जो सपना, जो संकल्प माननीय मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने के लिए कहता उसे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ कोरोना कालखंड में ये 2 साल चले गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, ये जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने झेली, यहाँ वरिष्ठ सदस्य बैठेंगे, उनकी जानकारी में भी होगा। एक 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम की एक बीमारी आई थी पूरी दुनिया में, उस समय पे वैश्विक महामारी आई थी। हिंदुस्तान की आबादी भी कम थी और उसमें करोड़ों लोग उस बीमारी के काल में समाये थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जितने लोग उसमें बीमारी से मरे थे उतने ही लोग भुखमरी से इस देश में मरे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अभिभाषण के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प और योगी जी का प्रयास, उनका संकल्प कि खाद्यान्न योजना के माध्यम से जो गरीबों को राशन उपलब्ध कराया, एक भी व्यक्ति भुखमरी से मरना तो छोड़ दो, एक भी व्यक्ति एक टाइम इस उत्तर प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोया। मैं इस माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आज बात करते हैं किसानों की। पूर्व के वक्ताओं, मान्य सदस्यों ने भी उल्लेख किया किसान चीनी मिलों का। मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब बहुजन समाज पार्टी के सरकार के समय में शुगर मिलों को बेचने का काम किया तो आज नेता विरोधी दल भी बैठे, इनके दल के जब मुखिया थे, उन्होंने जब चुनाव में भाषण देने का उनका मंचों से नंबर, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री को हम जेल भेजने का काम करेंगे। ये जेल भेजने का खेल उत्तर प्रदेश की जनता में जो आके धूल झोंकना चाहते थे, सारी शुगर मिलें फेंकी। लेकिन मैं आज गर्व के साथ में धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को, इस अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, कि आज उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ना उचित समय पे मिलों में जाता है। और जो इन्होंने मिलों बेची थी, चाहे वो बुलंदशहर की शुगर मिल हो, इंडस्ट्री को, उसे भी हमने चलाने का काम किया है। चीनी मिलों का विस्तार भी हमने किया है। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने भी, सदस्यों ने उल्लेख किया कि कब्रिस्तान की दीवारों की बड़ी चिंता करते थे यहाँ लोग। यहाँ की सरकारें सिर्फ चिंता करती थी कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी कैसे होगी। आज हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी और करोड़ों करोड़ लोगों के आराध्य देव, आज काशी धाम का जो विकास किया है, पूरी दुनिया में बम बम जय जयकार के नारे हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जब भ्रमण करने के लिए जाती है तो कहती है कि आज देश में मोदी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। और काशी धाम के विस्तार के बाद जो पर्यटन बढ़ा है, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर आया। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, पूरे बनारस का विकास होगा, वहां के जो हमारे सभी नाविक है उनका विकास होगा, व्यापारियों का विकास होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय। अभी पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा की कि हमारी युवा प्रतिभाएं, बेरोजगारी की बड़ी चर्चा हुई यहाँ पर कि युवा प्रतिभाएं कैसे बढ़ेंगी। इन्हें भी अवसर था सरकारों में कि ये भी नौजवानों के लिए कुछ काम कर सकते थे। ये पहली सरकार ऐसी है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण का संकल्प लिया, और ये संकल्प लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभा जो खेलों में बढ़ना चाहती है उनके लिए स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी, हमारी सरकार ने की। मैं इसमें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो सबसे बड़ा काम इस उत्तर प्रदेश के लिए इस सरकार ने किया है, अभिभाषण में जिसकी चर्चा है, उत्तर प्रदेश में आज तक शिक्षा के क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय थे, लेकिन क्रीडा विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, जो ऐतिहासिक एक राज्य था, जिसमें राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया हो, लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो, ऐसे उत्तर प्रदेश में एक भी क्रीडा विश्वविद्यालय न हो। यह पहली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी जो सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए आगे बढ़ी कि उत्तर प्रदेश के पहले से क्रीडा यूनिवर्सिटी का जो निर्माण है उसका शिलान्यास मेरठ की धरती पर मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय के नाम से माननीय योगी जी ने उसका शिलान्यास किया। मोदी जी उसमें उपस्थित थे। मैं इस अभिभाषण में इस माध्यम से भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। सब मैं आपके माध्यम से इस अभिभाषण पर बिल्कुल कर दिया जी, समापन में समय का ध्यान रखूंगा। मैं पुनः आपके माध्यम से आदरणीय लक्ष्मणाचार्य जी के
इस अभिभाषण पर अपना समर्थन करता हूं। और जो विरोधी दल के लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि 4 बार चुनाव की हार के बाद अब जाग जाओ। इस अभिभाषण के समर्थन में 2 शब्द बोल करके मुझे लगता है कि पश्चाताप कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अश्विनी त्यागी जी। माननीय डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी। माननीय सभापति महोदय, महामहिम जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक चिकित्सक होने के नाते तथा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कर्मठ मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत वर्षों में कोविड-19 जैसी महामारी के नियंत्रण तथा चिकित्सा व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कार्य एवं प्रयास किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक परिश्रम से हमारा प्रदेश कोविड-19 जैसी महामारी को सफलतापूर्वक मैनेज करने में सफल रहा। कोविड-19 के संक्रमण के कारण अनाथ व प्रभावित बच्चे के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का जो संचालन किया जा रहा है, कोविड प्रबंधन के अंतर्गत 2021-22 में असहाय व निर्धन व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों, तीमारदारों के लिए लॉकडाउन के दौरान जो निःशुल्क भोजन तथा अन्य राज्य से प्रवासी श्रमिकों को उनको घर तक वापस लाने की जो व्यवस्था की गई, यह पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं चिकित्सा सुविधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विगत 5 वर्ष के शासन में वे कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। एक चिकित्सक होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी शासन की इस दिशा में उठाए गए कदमों का माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे गहन निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए आभारी हूँ। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई पीपी नीति के निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसके साथ ही डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत और प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री जी के आरोग्य मेला के आयोजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ। मुझे एक आरोग्य मेले में जाने का अवसर प्रदान हुआ। पहले मैं सीएससी जाता था, पीएससी जाता था। वहाँ मैंने देखा कि जिस प्रकार से ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, फाइलेरिया, इन लोगों की सुविधाएं जो सीएससी और पीएससी में उपलब्ध थी, वो मेरा विचार है कि 10-15 साल के पहले कभी वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। टीबी के मरीजों को वो महंगी दवाएं जो कभी गरीब आदमी खरीदने की सोच नहीं सकता था, वो महंगी से महंगी दवाएं टीबी मरीजों को वहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ दी जा रही थी। साथ में उनके खाने के लिए गुड़, चना, पौष्टिक आहार, ये सब भी चीज़ें देने की व्यवस्था थी। लेप्रोसी के मरीजों के लिए वहाँ किट दी जा रही थी। फाइलेरिया के मरीजों के लिए वहाँ किट दी जा रही थी और उनको बराबर निर्देश दिए जा रहे थे कि आपको किस प्रकार से रहना है। जो महिलाएं गर्भवती थी उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या दवा लेनी है, क्या टीके लगवाने हैं, कब कब उनको डॉक्टर के पास जाना है, ये पूरी व्यवस्था उस आरोग्य मेले में थी। मैंने कभी 10-15 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, लेकिन मुझे देखकर यह आश्चर्य हुआ कि आज योगी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व काम किया है। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल और सीवरेज की जो व्यवस्था, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी योजना, शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना तथा अन्य अनेक योजनाएं संचालित कर सरकार द्वारा शहरों में निवास करने वाले नागरिकों तथा आश्रयहीन लोगों को बेहतर जीवन एवं रहन सहन के स्तर में विकास के साथ ही गड्ढा मुक्त सड़कों से
लोगों को सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनकी एक सोच है, उनका एक विजन है। उनकी सोच है कि समाज का जो सबसे गरीब आदमी है उसको कम से कम खाने के लिए भोजन, रहने के लिए छत, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए शिक्षा, उसके बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए व्यवस्था और उसके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय योगी जी ने अपने 5 साल कार्यकाल में ऐसे लोगों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था की, उनके बूढ़े माँ बाप के इलाज की व्यवस्था की और ये भी व्यवस्था की कि कोई भी गरीब आदमी भूखा न सोए। ये बहुत बड़ी बात है। एक अभूतपूर्व परिवर्तन 5 साल के अंदर आया है और माननीय योगी जी की जो सोच है, माननीय मोदी जी की जो सोच है कि इस देश को कहाँ ले जाना है, इस प्रदेश को कहाँ ले जाना है, उनका एक विजन है। उस विजन के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर KP श्रीवास्तव जी, माननीय श्री आशुतोष सिन्हा जी। आ रहे हैं, आपको सुनाएंगे, चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय कि आज आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। आज जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि जहाँ दया रोती है और हया सिसकती है, जहाँ इंसानियत तड़पती और हैवानियत पनपती है, जहाँ सच का मुंह काला है और ऐसे विद्वेषपूर्ण माहौल में जहाँ गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के साथ साथ वित्त विहीन के शिक्षक, शिक्षा मित्र, उसके साथ साथ अनुदेशक, प्रेरक, अधिवक्ता, ये सारे लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आज मैं अगर शुरुआत करूं बात की तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की बात करने की जो बात सरकार कह रही है, मैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन UDISE की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2018 से 2020 तक पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अगर सरकारी स्कूल कहीं सबसे ज़्यादा बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में बंद हुए। 2018-19 में 10,83,678 से गिरकर 2019-20 में 10,32,570 हो गए, यानी लगभग 51,108 सरकारी विद्यालय बंद हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। आज जहां ये सरकार बहुत ढोल पीट रही है कि हमने घर घर जल पहुंचाने का काम किया है, मैं बताना चाहता हूं कि जो घरों में जल का कनेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 ऊपर से नहीं है, नीचे से है। पूरे भारत में और घर घर जल पहुंचाने की योजना में सबसे फिसड्डी राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। उसका भी आंकड़ा, मेरा ही जितने आंकड़े मैं दे रहा हूं सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, इस उत्तर प्रदेश में मात्र 13.46% घरों में ही अभी घर के नल की व्यवस्था पूर्ण कराई गई है, जबकि पूरे भारत में 48.51% हो चुकी है। 38 ऐसे जिले हैं जहां 10% से 25% के बीच घरों में नलों के कनेक्शन हुए हैं। 28 ऐसे जिले हैं जहां 10% से भी कम जो है घरों में नलों के कनेक्शन हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इनके आंकड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 14 मई 2022 अभी सदन शुरू होने के कुछ दिन पहले ही जब मैं सेवा योजन की वेबसाइट देख रहा था तो उसमें 77,626 लोग ऐसे थे जो नौकरी के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, उनके लिए मात्र 14,592 नौकरियां थीं। इसका मतलब 0.35% नौकरियां की सरकार आज देने की स्थिति में है। तो आज आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। ज़्यादा कुछ न कहते हुए लंबी लंबी बातें हो रही है कि ये परियोजनाएं चल रही हैं, वो परियोजनाएं चल रही हैं। कुल जो इनके 56 विभाग में 13,661 परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में से अभी 8,769 परियोजनाएं अभी लंबित चल रही हैं। लगभग 64% परियोजनाएं आज भी लंबित चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं आज एक बात और भी, क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं और प्रधानमंत्री जी जब पहला चुनाव लड़ रहे थे
तो नामांकन करने आए तो उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा ने बुलाया है, उनके नाम पे मंत्रालय बना, और उसके बाद माननीय नेता सदन भी उस मंत्रालय के मंत्री हैं अभी। लेकिन आज अगर आप गंगा के प्रदूषण की बात करेंगे तो जो कोलीफॉर्म होता है प्रदूषण को मापने की इकाई, गंगा के प्रदूषण को या जल के प्रदूषण को मापने की इकाई कोलीफॉर्म होती है, 50 से अगर कम होगा तो पीने योग्य है, 50 से और 500 के बीच है तो नहाने, और 500 से अगर ऊपर है तो वो हम आप छूने के योग्य नहीं बनेगा। आज गंगा जल की स्थिति ये है कि हम आप स्पर्श नहीं कर सकते गंगा जल को। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ताड़ी घाट गाजीपुर, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी है, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो 20,000 कोलीफॉर्म है, बनारस डाउन स्ट्रीम में 16,000 है, मिर्जापुर में 19,667 है, चुनार पुल के नीचे 12,333 है, कानपुर में 8,333 कोलीफॉर्म पर 100 मिलीग्राम में है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने 3,235 करोड़ रुपया 2014 से अब तक आवंटित हुआ है इसमें, और उत्तर प्रदेश में 12,307 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लगा दिए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं गंगा आज साफ नहीं है। जो प्रदूषण का स्तर था गंगा का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करें अगर पुरानी पेंशन की, तो पुरानी पेंशन के पहले मैं बच्चों के गायब होने की बात भी करना चाहता हूं। आज जो लापता हो रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ, मैं अभी 3 दिन पहले जब मैंने देखा तो 40,661 लोग गायब हैं, जिसमें से 20,715 लोगों का अभी तक पता नहीं चला। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 13 बच्चे गायब हो रहे हैं, और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं मालूम। आपको अब ये तो सरकार को बताना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और जो गायब बच्चे हैं उसमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है, 12 से 18 साल तक की बच्चियों की संख्या ज्यादा है। आज जो पुरानी पेंशन की हम बात करना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब हमने कहा हमने सरकार बन गई होती तो पुरानी पेंशन दे देते, कंक्लूड कर रहे हैं बसंत। और पुरानी पेंशन में आपने कम से कम कोई, अगर केरल ने, आंध्र प्रदेश ने, असम ने, हिमाचल प्रदेश ने, पंजाब ने कर्मचारियों को विरोध को देखते हुए एनपीएस की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय एक समिति बना दी थी। हम सरकार से उम्मीद तो कर रहे थे कि पुरानी पेंशन देगी, नहीं दे पा रहे तो एक समिति कम से कम बनाने का काम करना चाहिए था। मैं अधिवक्ताओं की बात करूं तो आज अधिवक्ता अपने आप को इतना उपेक्षित महसूस कर रहा है। अभी मैंने सदन में भी इस प्रश्न को उठाया था कुछ दिन पूर्व, अभी लगातार मिर्जापुर के अधिवक्ता धरने में बैठे हैं। वहां का डीएम कहता है कि मैं तो हाथरस का डीएम हूं, और मैं अपने आप को खुद ही मुख्यमंत्री जी का बड़ा खास आदमी हूं और मुझे कोई हटा नहीं सकता। दौड़ा लिया एक अधिवक्ता को मारने के लिए, सीनियर अधिवक्ता को दौड़ा लिया, और उसके बाद आज तक धरने में बैठे हैं मिर्जापुर के जितने अधिवक्ता हैं। इस तरह चकिया में बैठे हैं, हमारे कंस्टिट्यूएंसी के कई जिलों में आज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। तो हमें और आपको सोचना होगा कि आज ये जो राज्यपाल जी का अभिभाषण जो सरकार ने उनको दिया था पढ़ने के लिए, उसमें इतनी कमियां हैं और उसको सुधारने का काम इस सरकार को करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आशुतोष सिन्हा जी। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सबसे मेरा परिचय है माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी। बस 5 मिनट में ही बात पूरी करते। बहुत ना गुरु जी कम समय लेते हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मैं आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय नेता सदन जिनकी कृपा से हम सब लोग यहां पर हैं। बस एक आग्रह है कि जो माननीय सदस्य बोल लें वो बैठे रहने का कष्ट भी करते रहें ताकि दूसरों को भी आप सुन सकें। ऐसा ना हो कि जो बोलते जाएं वो अपने गंतव्य की ओर जाते रहें। ये आग्रह है मेरा सबसे। ये बीच का एक मिनट का समय मेरा आगे बढ़ा लेना इसमें। बढ़ जाएगा, बढ़ गया, बढ़ा दिया। बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से पराकाष्ठा की परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बारे में अपना उद्बोधन दिया था और ये बताया भी था कि 37 वर्ष बाद कोई सरकार दोबारा से रिपीट हुई है। उसमें यह भी जोड़ लेना चाहिए
कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो देश के स्वतंत्रता के बाद देश के इतिहास में पहली बार एक साथ एक लंबा कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। इस प्रकार से निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में देश को उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। उससे यह स्पष्ट हुआ कि आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है पूरे देश के अंदर एक सक्षम और समस्त प्रदेश के रूप में यहां पर स्थापित हुआ है। पहले जब सरकारें आती थी उन सरकारों के निर्णय किस प्रकार के होते थे वो हम लोगों ने देखे हैं। हमें वह भी याद है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहां प्रदेश के अंदर आई तो उसकी कैबिनेट का पहला ही निर्णय था जो दुर्भाग्यशाली निर्णय था, जिसमें रामपुर के अंदर, जिसमें बनारस के अंदर, जिसमें गोरखपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर या अन्य स्थानों पर ऐसी आतंकवादी घटनाओं में जो लिप्त थे उनको छोड़ने का काम किया जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम करने वाली सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर आई तो पहली ही कैबिनेट का निर्णय था कि 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का 86 लाख किसानों का माफ किया गया। यह इस प्रकार सरकारों के निर्णय में दिखाई देता है कि कौन कल्याणकारी सरकार है। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग के आधार पर माने हम कह सकते हैं कि उनको जीने का अधिकार देने का जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, माने गर्भाधान से लेकर बच्चे के शिशु जन्म लेगा उससे लेकर और अंतिम तक वह उसकी सारी व्यवस्था करना, माने आवास देना। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 42.5 लाख आवास दिए गए उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 2 करोड़ 61 लाख शौचालय दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 करोड़ 67 लाख गैस के कनेक्शन, सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 41 लाख विद्युत कनेक्शन और किसान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 42,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रकार से उनके कर्जे माफ करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सक्षम और सबल बनाने का काम किया है। मैं जानता हूं जब 2017 से पहले हम लोग लगातार आंदोलन करते थे, 24 घंटे हम लोगों ने आंदोलन किया है, बिजली नहीं होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 24 घंटे बिजली देने वाला देश का पहला राज्य बना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार थी उस समय यह देखा जाता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, यह देखने को मिलता था। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में, यह घोषणा नहीं थी, यह संकल्प पत्र था, और उस संकल्प पत्र में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी दिशा में चले जाइए, चारों ओर, जैसा माननीय नेता सदन ने भी कहा था कि आज हमारी कमर में हिचकोले नहीं लगते, पूरे उत्तर प्रदेश का हम भ्रमण कर लेते हैं लेकिन एक भी कमर के अंदर हिचकोला नहीं आता है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का काम है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एमएलसी के चुनाव की अभी चर्चा कर रहे थे कि लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बयान यहां पर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है जब 2015-16 के अंदर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, अनेकों लोगों की लाशें गंगा और यमुना में बहती हुई दिखाई दी थी और उस पर समाजवादी के लोगों ने पट्टी लगा दी थी कि लखनऊ, प्रधान जी लखनऊ से बस्ता लेने के लिए जा रहे हैं। यह कितना दुर्भाग्य का विषय था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो रही है। आज हर प्रदेश के प्रत्येक बड़े जनपद में वहां पर एयर कनेक्टिविटी जोड़ने की व्यवस्था हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में 18 विश्वविद्यालय देने की व्यवस्था हुई है। नए विश्वविद्यालय, चाहे वह आजमगढ़ के अंदर सुहेल देव विश्वविद्यालय हो, मां साकुम्बरी देवी पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय हो, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर वह अलीगढ़ के अंदर विश्वविद्यालय देने का काम हो,
क्रीड़ा भारती के रूप में वह विश्वविद्यालय ध्यानचंद्र जी के, जिनको कभी किसी ने याद नहीं किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी किसी ने याद नहीं किया था, ऐसे पंच सर्किट, उनके पंच तीर्थों को जोड़ने का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं। बस कंक्लूड कर दीजिए गुरुजी, आप 1 मिनट जोड़ दिया हमने। मैं ठीक है, मैं उसी जो मिनट जोड़ी है उसमें जोड़ते हुए और अपनी जो सारी बातें आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कही थी, आदरणीय नेता सदन ने, आदरणीय हमारे आचार्य जी ने कही थी, उन सब का समर्थन करते हुए केवल एक बात समाजवादी पार्टी को एक आईना दिखाना चाहता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने अनेकों कमी वो राज्यपाल के भाषण में दिखाने की कोशिश की है, मैं उनको उनकी उपलब्धियां, जो उन्होंने जो उपलब्धियां ये थी उनकी कि हर जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा है शहर का सबसे बड़ा गुंडा। और जो ये नारा लगाते थे उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। उम्र भर में यही खता करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। यही समाजवादी पार्टियों के लिए मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा नहीं कहा है मान्यवर, मैंने जरा संख्या बल दे दीजिए। आपके कोई मान्य सदस्य बोलने से नहीं रहेंगे, तो कुछ मैं दे रहा हूं, मैंने व्यवस्था दे दी है। इधर से 2, इधर से 1, आगे फिर 3 आएंगे, 4 आएंगे, कुछ इधर का भी तो नहीं चिंता न करिए, आपको भी चिंता करने आए ना मनवर। अरे नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, पीठ की ओर से निश्चिंत हो जाइए। चिंता करने आए मनवर, इतनी देर में तो एक वक्त, इसीलिए हमारा मन भी उछल रहा है कि कुछ मसाला दे देता कि और भी बोलने में इनको ठीक लगे। मान्य ऋषिपाल सिंह जी अभी करते हैं, आप चिंता न करिए। मान सिंह जी ने बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, सदन के नेता परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई, और जिनकी वजह से मैं आज सदन में उपस्थित हूँ, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, नेता विरोधी दल यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सभी सदन के सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 4 दिन से 23 से 26 तक मैं एक बात लगातार सुन रहा था, 37 वर्ष बाद सत्ता में आए हैं, दोबारा सत्ता में 37 वर्ष बाद आए हैं। अंबेडकर महोदय बार बार ये बोल रही थी, इसमें कौन सी बात है? हमने अच्छा किया, हम दोबारा आ गए। हम और अच्छा करेंगे तो 29 में आ जाएंगे, और अच्छा करेंगे तो 32 में आ जाएंगे, 37 में आ जाएंगे, हम 20 वर्ष सत्ता में रहेंगे महोदय, आप चिंता ना करिए। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। आपकी सरकारों ने विभिन्न प्रकार के नारे दिए। जब आपकी सरकारें नारा देती थी, खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी, फिर आपने नारा दे दिया एक, चढ़गुंडों की छाती पर और मोहर लगा दो हाथी पर। फिर गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारे छाती पर। यह क्रम आपका रहा है बड़े लंबे समय। आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक छोटी बच्ची शान से, सम्मान से, ईमान से जी रहे हैं। मैं इसलिए योगी जी की सरकार का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूं। बंधु, आज मैं पहले दिन सदन में हूं, किसान का बेटा हूं, कोई सदन छोटे से बड़ा मैंने देखा नहीं, आज पहली बार सदन में देख रहा हूं। पिछले 5 दिन से आपके साथ हूं। पहले दिन जब मैं सदन में गया, जिस दिन महामहिम राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, तो विपक्षी लोग हमारे विरोध करने के लिए वहां पर खड़े थे। माननीय महामहिम ने 61 मिनट और 15 सेकंड अपना भाषण पढ़ा लगातार। मैंने सदस्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हर साल ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा हम तो 20 वर्ष सत्ता में रहेंगे, इनको 20 वर्ष विरोध करना है, और 20 वर्ष विरोध करोगे तो 20 घंटे 38 मिनट 33 सेकंड विरोध करोगे आप। ये भी एक इतिहास में लिख जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने इतना लंबा विरोध किया। तो कोई बात नहीं बंधुओं, ये विरोध करना तो स्वाभाविक है। आज मेरे मित्र यहां पर नहीं है, संजय लाठर जी कितने मृदुभाषी हैं, कितने सरल हैं, कैसा निवेदन कर करके पीठ से और अपने सपा बसपा के कारनामों को कैसे कैसे छुपा रही थी। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी की सरकार पर लगा रहे थे। यहां तक ही नहीं,
उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे पवित्र संगठन पर भी आरोप लगाया। आज वो सदन में होते तो मैं उसका उत्तर भी देता। उन्होंने विद्या भारती जैसे संगठन पर आरोप लगाया। तो विद्या भारती के बारे में बंधुओं में बता देता हूं, मान्यवर मैं आपको बता देता हूं, मैं भी एक विद्यालय का प्रबंधक हूं, एक विद्यालय का प्रबंधक और हो गया हूं। ऐसे 2 विद्यालयों का प्रबंधक इस समय हूं। मैं 6-7 विद्यालयों में रहा हूं। बहुत सारे विद्या भारती के विद्यालयों में जो पढ़ते विद्यार्थी, उनसे मेरा संपर्क रहता है। तो मैंने समाजवादी के बंधुओं से पूछा कि भाई आप तो वीरपाल सिंह यादव है, मैंने कहा भाई आपके तो पड़ोस में विद्यालय, अब यहाँ विद्या मंदिर में इतनी दूर एडमिशन कराने आए हो, मुझसे सिफारिश कर रहे हो। बोले संस्कार के लिए कर रहा हूं कि आपके यहाँ संस्कार मिलते हैं, इसलिए विद्या भारती के विद्यालय संस्कार देते हैं। उसमें समाजवादी के हर क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। ये आप जाकर के अध्ययन कर लीजिएगा, और नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश का देश का रिकॉर्ड मैं आपको दे दूंगा। अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते, पहले भी पढ़ते थे, उससे पहले भी पढ़ते थे। आरोप लगाते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, हमारे मित्र ने सरकार के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, सरकार की व्यवस्थाओं के ऊपर भी आरोप लगाए, यहां तक है लूट, डकैती, अपहरण। उनके समय से 74% हमारे यहाँ डकैतियां कम हुई हैं अपने पिछले 5 वर्ष के कालखंड में। लूटें हमारे यहाँ 66% कम हुई है, हत्याएं 34% कम हुई है, और बलात्कार 51% हुई। वो 3-3, 4-4 बलात्कारों की चर्चा करते थे। इसका मतलब हमारे शासन काल में, बीजेपी के हाथ में 3 हुई है, तो तुम्हारे यहाँ 30 घटनाएं हुई हैं, 20 घटनाएं हुई हैं। ऐसा उस समय का कालखंड आपके समय का रहा है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कृषि की चर्चा, कृषि की और किसान की चर्चा आधी अधूरी की है। मेरे दीपक जी मित्र आ गए, बड़े विद्वान मित्र हैं, और ये थ्योरी वाले व्यक्ति हैं। मैं प्रैक्टिकली कह सकता हूं कि किसान का पिछले 5 वर्ष में जितना हित हुआ है, उतने पिछले 70 वर्ष में नहीं हुआ। ये मैं प्रैक्टिकली कह सकता हूं। अब प्रैक्टिकली तो आप बाकी जो किसान होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को। पिछली वर्ष खेत 3,000 रुपये बीघा, 4,000 रुपये बीघा उठा करता था, जो हमारे 7 बीघे का 8 बीघे का बीघा है। आज वो 6,000 और 7,000 रुपये बीघा उठता है। 4,000 रुपये बीघा कच्चे बीघे का भूस बिका है। मानवर तुम्हारे क्षेत्र का 2.5 बीघा माने 10,000 रुपये बीघा का तो भूस बिक रहा है। तुम्हारे नहीं, आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का मान्यवर। तो वो प्रैक्टिकली विषय है। तो प्रैक्टिकली विषय पर आकर के हम लोग सदन में चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और थ्योरी के आंकड़े लेकर के जब आते हैं तो सदन कहीं ना कहीं गुमराह रहता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, नहीं भैया, नहीं ये समझ चाहता हूं पहली बार भैया से। छोटा भाई में मेरा कोई बात नहीं दीपक जी, ठीक है। अभी मैं अपने माननीय साथियों से निवेदन कर रहा था, जो आरोप हमसे लगा रहे थे और चर्चा कर रहे थे। मैं 2 पंक्ति पढ़ करके अपनी बैठ जाता हूं जी। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, वाह। नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। अभी समाजवादी लगभग खत्म होने के कगार पर चली गई, उसके लिए भी मेरी 2 पंक्तियां हैं। सपा भी उधर जाने वाली है, इसलिए उसके लिए भी मेरी 2 पंक्तियां हैं। धर्मराज से तृष्णा बोली, कुछ यक्ष प्रश्न टाले जाएं, आस्तीन ने किया निवेदन, कुछ विषधर पाले जाएं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सदन का आभार व्यक्त करते हुए, माननीय दीपक जी से क्षमा चाहते हुए, सदन से क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को नाम देता हूं। धन्यवाद। प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद माननीय ऋषिपाल सिंह जी, माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। डॉक्टर साहब जरा समय का, दीपक सिंह जी। धन्यवाद दादा महोदय। अभी मैं देख रहा था कि लगभग शेरो शायरी के अंदाज में सभी बातें अपने लोग कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा महोदय कि यही सदन में वसीम बरेलवी साहब बैठते थे और उनकी एक शायरी थी, मैं भी उसको पढ़ दूँ। पढ़िए। कि झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। आज ये सुशासन की बात करते हैं। अगर थाने में कोई बलात्कार से पीड़ित बच्ची अपनी रिपोर्ट लिखाने जाए और दरोगा वहाँ उसे बलात्कार कहे, इसको वे सुशासन कहें,
तो धन्य है आपके ऐसे सुशासन। मानवर, मैं देख रहा था कि इनको आंकड़ों से खेलने का बहुत शौक है। आरोप लगाते हैं सपा सरकार पर। आप जरा इतिहास उठाकर देख लीजिए कि शिक्षा मित्रों की शुरुआत आपने किया था भर्ती, विषय विशेषज्ञों की शुरुआत आपने किया था भर्ती के लिए, और उनको रेगुलर करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। आईना तो आप आईना साफ करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार से कुछ सीखिए तो। और मानवर, ग्रामीण आवास के बारे में अभी एक विद्वान सदस्य बोल रहे थे। मुझे तो लगता है कि अगर महंगाई बढ़ती है और समय बीतता है तो उसकी कास्ट बढ़ जाया करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिस लोहिया आवास के लिए 3,20,000 रुपए दिए, आज महज 1,20,000 रुपए देके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप देखिए तो आप जा कहां रहे हैं? 1,20,000 में 3,20,000 में अंतर नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मानवर, अभी मैं देख रहा था कि एक प्रसंग आया जी। जा रहे हैं। माननीय सदस्य को नहीं पहचान पाया मैं। कौन? अच्छा नहीं। मान्यवर, अच्छा अच्छा। मैं अभी मान्यवर लखनऊ की चर्चा एक हो रही थी। प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट। अभी चर्चा हो रही थी कि बोनट में किसी अधिकारी के बारे में ऐसी चर्चा हो रही थी, और मैं आप बीती बता रहा हूं। झांसी में मतगणना के दौरान यही संस्कारी और सुशासन के लोग डिप्टी एसपी को उठा करके बोनट में पटक देते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व ने इस मीडिया को दिखाया होगा। तब ये नहीं कहे कि हम कितने संस्कारी हैं। भाई, आप दूसरे के दामन में दाग लगाने से पहले थोड़ा अपने दामन को भी देख लिया करिए। मैं आप भी बता रहा हूं। मानवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि बहुत दिनों से शिक्षा मित्र हैं, वित्त विहीन शिक्षक हैं, अनुप्रेरक हैं, पुरानी पेंशन है, और कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसमें कोई पैसा ही नहीं खर्च होना है। आप अगर वित्त विहीन शिक्षकों की सर्विस पुस्तिका के लिए भी बहुत दिनों से मांग उठ रही है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई पैसा खर्च होना है। आपके तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक के विनिधीकरण में भी कोई पैसा नहीं लगना है। आप ये बताइए कि जिन कामों में 1 रुपए भी व्यय नहीं होने हैं, उस सुशासन की ओर आपका ध्यान कभी नहीं जाता, केवल दूसरों पर उंगलियां ही उठाने के लिए ध्यान जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि मानवर, ये जो राज्यपाल महोदया जी का अभिभाषण है, ये बैकवर्ड विरोधी है, दलित विरोधी है, इसे मैं सिद्ध करता हूं। हमारे मित्र सुरेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, अभी बोलेंगे। दलित सुनिए महोदय, आप भी आवाज उठा लीजिएगा। दलितों पिछड़ों की छात्रवृत्ति के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। और महोदय, मैं एक बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। कि अभी महिलाओं की बहुत चिंता इन्हें सता रही थी। महिलाओं की चिंता ज्यादा सता रही थी, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा। आप
माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। 10-90 हाईटेक टेक्नोलॉजी, 10-90 हाईटेक टेक्नोलॉजी अगर किसी ने लाने का काम किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और इसी के साथ एक जिक्र और कर देता हूं, जो आप हाईटेक कह रहे हैं, जरा 100 डायल जैसी व्यवस्था जो थाना खुद घर आपके घर चल कर आता है, आप केवल 100 में 112 जोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। केवल आप 100 को 112 बता दिए, तो बस समापन कर दीजिए। खाली 12 माननीय तो मानवर किसी के ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर यह है कि किसी के अच्छे कार्यों का हम अनुसरण कर लें। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुरेंद्र चौधरी जी। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद दोबारा इन्होंने आदरणीय योगी जी के सरकार को देखने के मिला। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, मैं उसके लिए शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय देव पुरुष नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, सदन के नेता माननीय स्वतंत्र देव जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार बनने पर सदन के पहले सत्र में निर्वाचन होकर आए सम्मानित सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत शुभकामनाएं देता। मानवर, मैं चाहता हूं कि आज पिछले 5 वर्षों से लगातार आपने देखा होगा, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उस लाल किला में दिल्ली में जब शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे थे, तो यही विरोधी दल के लोग 14 में जब नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचा था, सारी बात करने के बाद जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस की बात की थी तो उन्होंने शौचालय की बात की थी। यही विरोधी लोग तमाम हंसने के उबाल पे आ गए थे कि एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री देश का शौचालय की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, उज्ज्वला गैस की बात कर रहा है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वो दर्द को समझो। देव पुरुष नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री वह सपना देखे होंगे जो गरीब दलित मजदूर वर्ग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, वह नरेंद्र मोदी ने सपना देखे थे कि जब मां भोजन बनाया करती थी या बरसात होता था, मैं तीनों के साथ लेके चल रहा हूं कि पक्का मकान देने का काम नरेंद्र मोदी ने कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक संरचना पे हम लोग जिसको हम कहते हैं उज्ज्वला गैस, तमाम आपने देखे होंगे बगिया बगीचों में माताएं बहनें बूढ़ी अन्न पानी लेके ढोने का, लकड़ी ढोने का काम करते थे, ऊपरी से खाना बनाते थे। आज उज्ज्वला गैस देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। आपने इज्जत घर की बात आपने देखा होगा, उसको आप हंसी के पात्र मानते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हम लोग क्षेत्र गांव गांव गली कूचों में टहलता हूं, निश्चित तौर पर वह शौचालय बहुत मूल्यभूत आवश्यकता थी। तमाम लोग 10-10 लाख 15-15 लाख के मकान बना लेते थे, मगर कभी यह सपना या सोच नहीं पैदा करते थे कि कभी एक शौचालय बनाने का हमको जरूरत पड़े। वह सपना साकार किया है ऐतिहासिक देव पुरुष नरेंद्र मोदी ने। शौचालय देकर एक इतिहास रचा। तमाम चीजें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि से लेकर, चूंकि मैं व्याख्या करूंगा तो समय मेरा भी लगेगा कि ज्यादा बोल रहे हैं, किसान सम्मान निधि से लेकर कृषक बीमा से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस तरीके से विद्युतीकरण निःशुल्क हर व्यक्ति के तक अंत्योदय के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, संत गाडगे महाराज के स्वच्छता के प्रतीक जिसको माना जाता है, आज हम लोग को पादान पर पहुंचाने के काम आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही। आपने देखा होगा, चाहे फैजाबाद से लेकर अयोध्या मंदिर से लेकर चित्रकूट धाम तक
चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिल रहा होगा। जो बात करते हैं कि गड्ढा में सड़क है, तो मैं कहना चाहता हूं 17 के पहले वाला गड्ढा आपको याद आता होगा, उसके पहले के गड्ढे आपको ज्यादा याद आते होंगे। आज आपने अयोध्या से लेकर चित्रकूट धाम तक जाए, चाहे नोएडा से गाजियाबाद से, चाहे पूरब से पश्चिम तक किसी भी दिशा में जाइए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस देखे, चाहे गंगा एक्सप्रेस देखिए, तमाम ऐसे चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है कि आप जिस तरीके से जाना चाहें आपका पेट का पानी तक नहीं छलकेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा राम जन्मभूमि की बात कर, आप लोग कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, आप मुझे बताते थे। हमने आपको कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, दर्शन भी कराएंगे, गंगा स्नान भी कराएंगे, अगरबत्ती भी जलवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हवाई जहाज से छोड़ने के काम करेंगे। या भारतीय जनता पार्टी आपको दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, जहां गली कूचे थे, आपने देखा होगा किस तरीके से आज आपको वहां भव्य मंदिर देखने का आपको मिला। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विरोधी दल अभी बोल रहे थे माननीय सुरेंद्र जी कि अपराध मुक्त नहीं है, मैं कहना चाहता हूं प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती पावन की धरती है। वहीं प्रयागराज में चाहे मदरसा कांड रहा हो, चाहे राजू हत्या कांड रहा हो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। आपके ही कार्यकाल में हुआ होगा। कोरोना जैसे महामारी बीमारी में जिस तरीके से कहा जाता है 2 साल लगभग 2.5 साल निःशुल्क राशन देकर राशन उत्तर प्रदेश में ला दिया शासन। यह जनता हम आवाम दूसरी बार सरकार आपको बनाई। साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क आपके स्वास्थ्य बीमा से लेकर कृषक बीमा तक दैवीय आपदा प्रबंधन के नाते से मैं एक बात जरूर कहूंगा। मुझे ये दिन आता है, रणविजय जी आज शायद बैठे नहीं हुए हैं, दैवीय आपदा प्रबंधन समिति होने के नाते से लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर जाने का अवसर मिला था। वहां पे मैं यही गमछा लिया था, अधिष्ठाता महोदय, चंदन लगाया हुआ था, भगवा गमछा भी लिया था। जो धारा 370 हटा था, निश्चित तौर पर वहां में जब गया, वहां की प्रशासन जो थी, यहां तक रणविजय जी हमको वहां ले जाने से इनको डर रहे थे, कहा आप बड़ा के चंदन लगाते हैं, आप गमछा लिए हैं, कोई यहाँ पे कुछ बवाल हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आहुति नहीं दी गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदरणीय गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो धारा 370 हटा, मुझे भी अगर जान गंवानी पड़ेगी तो मैं जान गंवा दूंगा, मगर गमछा और टिक्का मेरा नहीं हटेगा। यह कहकर मैं पूरे क्षेत्र में टहलने का काम किया। माननीय सुरेंद्र जी, आपने देखा होगा, कॉन्क्लूड करिए। एक चीज मैं और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिस तरीके से किसानों को फ्री में आपको बिजली दिया जा रहा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, आज अपराध से ढेर क्यों है? तमाम कहते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बुलडोजर के डरवा रहे हैं। अरे जब आप अपराध नहीं कर रहे हो तो बुलडोजर से डर क्यों रहे हो भाई? जब विकास दुबे के जो प्रशासन की हत्या हुआ, तमाम यही विरोधी चिल्ला रहे थे, अब भाई कोई दूसरा वर्ग होता तो उसका ये हो जाता। जब बाबा जी ने सही फैसला लिया, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर, भूमाफियों के ऊपर बुलडोजर चलने लगा, आम आवाम हम जनमानस बहुत खुश है। एक अपनी शायद साथ अपनी बाणी जब विराम दूंगा, बोलना तो बहुत कुछ है। नहीं बस समापन कर दीजिए, और समापन कर दीजिए, समापन कर दीजिए। एक शायद साथ अपनी बाणी विराम दूंगा महोदय, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेश उत्तम जी, माननीय नरेश उत्तम जी। बस थोड़ा सा आग्रह है समय का, आपको भी जल्दी है, आप बोल दीजिए इतने मिनट उतने मिनट में। आपको 10 मिनट दिए, 10 मिनट में अपने विषय को 10 मिनट आप। धन्यवाद मानवर जी। जब आप पीठ में बैठे तभी मुझे लगा कि नंबर लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जब किसान के सवाल को यहाँ उठाने का प्रयास किया था जी, तो पीठ से ही हमको रोक दिया गया था कि आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। लेकिन जब आप की उदारता मैंने देखी कि आप विपक्ष के लोगों की भी बात पूरी सुनते हैं, इसका मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मानवर महामहिम राज्यपाल के भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में
संशोधन का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने रखा है। किंतु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, मैं उनको इसमें संबद्ध करने के लिए जोड़ने की आपसे अनुरोध करता हूं। मानवर, अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने अपनी सरकार की तारीफ और पुरानी सरकार के गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये दुनिया का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश की आबादी भी बड़ी है और आबादी के साथ साथ यहां जन समस्याएं लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं, विकराल रूप लेती जा रही हैं। मानवीय सदन है और सदन में हम ठोस चर्चा करने के लिए आते हैं, रचनात्मक चर्चा करने के लिए आते हैं। हम सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे पर चीटाकसी करके अगर हम काम करते रहेंगे तो इस प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, मानवर, भारतीय जनता पार्टी आई थी, कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का हो गया है पूरा सत्यानाश। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहीं पर शिक्षित बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन रोजगार के सवाल पर जब समाजवादी पार्टी चर्चा की बात करती है तो सत्ता में बहुसंख्यक का हवाला देकर उस बेरोजगारी पर चर्चा स्वीकार नहीं की जाती। हम जन समस्याओं पर चर्चा कराने की मांग करते हैं, लेकिन हमको दबाया जाता है कि आप जनता की बात को नहीं उठाएंगे। मानवर, बड़े ही खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे एक साथी ने भी एक शेर सुनाया था, लेकिन मैं शेर वाला तो नहीं हूं, लेकिन सवा शेर दे रहा हूं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और आर्थिक सामाजिक विषमता देखना है तो यूपी आ जा। मानवर, आज प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक जितना बोला जाए उतना कम है। फर्जी आंकड़े सरकार पेश कर सकती है, लेकिन सही आंकड़े जनता के पास है। और जनता ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मिनिमाइज कर दिया। अभी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिनिमाइज कर दिया। समाजवादी पार्टी को 2017 में 29% वोट मिला था, और आज माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर, उनके विकास पर सोच पर, उनके किए गए विकास पर जनता ने 7% वोट बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपनी कथनी करने में भेद करे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने के भेद की वजह से भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम राज्यों में मिनिमाइज होती चली जा रही। घमंड मत करें, सत्ता आती है जाती है। हम बताना चाहते हैं, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है और ये लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। मानवर, हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है, उस चुनाव प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह जनता लगा रही है कि आज देश के अंदर चुनाव प्रणाली पर भी बहुत ही पक्षपात हो रहा है। धन बल का सहारा लेकर, प्रशासनिक बल का सहारा लेकर, चुनाव आयोग को प्रभावित करके, टेक्निकल डिफिकल्टी पैदा करके चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। पूरे ये बात मेरी केवल अकेले नहीं है मानवर, मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं भी घूमता हूं और जनता के बीच में रहता हूं। जनता के बीच में रहते हुए ये बात मैं इस सदन के अंदर उठा रहा हूं कि शायद सदन के लोग जागे और इन बातों पर चर्चा करें कि आज हमारा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। हम प्रदेश की बर्बादी पर चिंता करें। अगर विपक्ष के लोग आपके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं या कोई सुझाव देते हैं तो उसको अंगीकार करना चाहिए, ना कि उसको एक सिरे से नकार देना चाहिए। लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से चलता है। लोकतंत्र में पक्ष का भी महत्व है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष का महत्व है। विपक्ष के सलाह को, विपक्ष के सुझाव को मानना ही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र अधिनायकवादी तरफ जा रहा है। लोकतंत्र में हिटलर शाही बू आने लगी है मानवर।
अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति, अगर कोई पत्रकार बंधु सही बात लिख देते हैं तो उन पे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। इस प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जिन्होंने सरकार के गलत कार्यों का आईना दिखाया, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, उनके ऊपर गोली मारी गई। मानवर इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। इस प्रदेश के अंदर हत्या, डकैती, लूट, राहदरी, छिनैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। जहां तक हमारे साथी लोग कहते हैं कि इस प्रदेश का कायाकल्प हो गया, मैं कहना चाहता हूं 2014 में भारत के आज के प्रधानमंत्री आए थे और उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को माला माल कर देंगे और देश के अंदर काला धन लाएंगे और सबके खाते में इतने इतने लाख रुपए डालने का काम करेंगे। लेकिन मानवर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आदमी का धन सुरक्षित नहीं, उसका जीवन सुरक्षित नहीं। आपके सामने तमाम आंकड़े आए। पिछली बार भी हम लोगों ने एक दो बार आपके सामने ये बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, काला धन लाने की बात कही थी, लेकिन आज इसी देश के अंदर जो गरीबों का, कमजोरों का, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का जो सेविंग अकाउंट होता है, जो हमारे बैंकों में जमा होता है, वो बैंकों में जमा हुआ धन आज इसी देश के बड़े बड़े डाकू लिए जा रहे हैं। देश का लाखों करोड़ रुपया इस देश के बैंकों से निकाल ले गए और दूसरे देशों में पैसा पहुंचा दिया। नारा था काला धन लाएंगे, हम देश के गरीबों में बांटेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज इस देश के अंदर हमारा धन सुरक्षित नहीं है। अगर हम 1,50,000 रुपए महीना पैदा करते हैं, हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक से लूट जाता है। अगर हम पैसा लेकर रास्ते में जाते हैं तो गोली मार दी जाती है, लूट लिया जाता है। अगर हम अपने घर में रखते हैं तो चोरी हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मानवर इस देश की दशा बहुत खराब है, इस उत्तर प्रदेश की बहुत ही खराब है। सफेद धन इस देश का विदेशों में जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ अपना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे रहें, अच्छे काम करें। लेकिन चर्चा इन बिंदुओं पर होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है। आज शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यहाँ पर हमारे शिक्षाविद तमाम लोग हैं, समय समय पर शिक्षा के स्तर को सुधारने के अपने सुझाव देते हैं। उन सुझावों पर सरकार की तरफ से मजाक होता है कि आप ये सुझाव दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं मानवर, अगर आपको इस लोकतांत्रिक देश को मजबूत रखना है, इस देश को मजबूती की तरफ ले जाना है, इस देश को दुनिया में विकास के रास्ते पर, ऊंचाई पर ले जाना है, तो हम आलोचनाओं से बचें और उनके रचनात्मक बिंदुओं को स्वीकार करें। हम महंगाई पर बात करें, इन्हीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के पहले कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहां पहुंचा दिया महंगाई? कहां डीजल का दाम, कहां पेट्रोल का दाम, कहां रसोई गैस का दाम, कहां खाद का दाम, कहां बिजली का दाम, कहां दवाई का दाम, कहां कीटनाशक दवाइयों का दाम, कहां पढ़ाई का दाम है, कहां आदमी की चिकित्सा का दाम है। आज महंगाई बढ़ती जा रही है। हम सारे लोगों को इस पर चिंता करना है। हम लोगों को सरकार देती है, हम लोग भी आज ये देखते हैं कि आज चुनाव जिस तरीके से धन बल पर जा रहा है जनता के बीच में, आज इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि से लेकर गरीबों को अन्न देने की बात करती है, लेकिन उनके रोजगार के सृजन की बात नहीं करती है, न उनके रोजगार का कोई प्रबंधन करती है। इसलिए मानवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने इस संशोधन दिया है, इन संशोधनों को आप स्वीकार करने की कृपा करें। आपने मुझे समय में बांध दिया, इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं करूंगा। आपने मुझे समय दिया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेश उत्तम जी।